एवरीवन, सुखन के सर्कल ऑफ स्टोरीज़ के सीज़न 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक आप देखते आए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, और आज भी हमने कोशिश की है कि हम एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनसे हम हर मौजू पे बात कर सकें, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हर मौजू पे बोल भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा अदील साहब को। अदील भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अदील के हम तब से फ़ैन हैं जब ये टीवी की स्क्रीन पे नहीं आते थे, क्योंकि इसकी एक वजह, ये बहुत बड़ी वजह ये थी कि बहुत सी बातें ये अपनी वीडियोस में कह देते थे जो हम शायद कहना चाहते थे, लेकिन शायद इतनी हिम्मत नहीं थी हमें। और बायां बाजू इसलिए ऑफ कोर्स बहुत पसंदीदा हमारा एक प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा आप आर्टिस्ट से पहले आप एक फ़िल्म मेकर हैं, इसके अलावा आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आपने रेडियो किया है, राइटर हैं, और अब जो हमारे नाज़रीन अब देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ड्रामा ख़त्म हुआ परिजाद और संगे माह में आप अब एक एक्टर के तौर पे भी आगे आ चुके हैं। सो अदील, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा, कोयटा से लाहौर का सफ़र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फिल्म मेकिंग का सफ़र, रेडियो आज जर्नलिस्ट से टीवी एक्टर, और बीच में आपने सब देखते हैं, राइटर भी हैं माशाल्लाह और फिल्म मेकर भी हैं। तो अब कुछ सेंस बनती है कि पिछले अपने सफ़र को देखते हैं तो आज आप जहाँ खड़े हैं शायद आपको यहीं होना चाहिए, या अभी भी जारी है उतलाक? पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मुझे जिस चीज़ का एहसास होता है वो यही है कि चूँकि मेरा एक्सपीरियंस भले वो मेरी मर्ज़ी से था या ज़िंदगी ने चूज़ किया, तो चूँकि वो एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स रहा है, मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने का मौका मिल गया, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलने का मौका मिल गया, तो उस सब की वजह से शायद थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो गई, चीज़ों को देखने का नुक्ता जो ज़ाविया नज़र है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया। तो ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो जाएं या डिफरेंट माइंडसेट के लोग आपकी ज़िंदगी में आएँ और आप उनसे वाबस्ता रहें, तो वही सब कुछ फिर आपका एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनता है। तो अगर आज मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ और मुझे लोग कहते हैं यार आपकी फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी थी या आपका पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, मुझे पता नहीं क्यों किसी भी चीज़ की जो तारीफ़ है ना वो कभी अपनी महसूस नहीं हुई। अगर मुझे कोई कहेगा यार आपने फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी पढ़ी, मैं कहता हूँ हाँ यार, वो चूँकि मैंने रेडियो में काम किया हुआ है तो इस वजह से वहाँ पे वो बोलना सिखा देते हैं। या अगर कोई कहता है कि जी आपका सियासी नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि जो टीवी पे या आपने मोस्टली जर्नलिस्ट को उनके कॉलम्स के ज़रिए देखा होगा, अगर आपको कभी न्यूज़ रूम के अंदर जाने का मौका मिले तो फिर वहाँ आपकी ख़बर से मुतल्लिक, सहाफ़त से मुतल्लिक और मुल्की हालात से मुतल्लिक एक बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बनती है। क्योंकि आप जो टीवी पे ख़बर देखते हैं वो ख़बर सेंसर हो के, एडिट हो के, कांट छांट करके पहुंचती है, यानी उसको बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो, मतलब एक रॉ फॉर्म में खबर आई होती है, लेकिन उसको जो डिलीवर करने का अंदाज़ है वो न्यूज़ रूम के ज़रिए तय होता है कि किस चीज़ को कैसे डिलीवर करना है। सो जब आप न्यूज़ रूम का हिस्सा होते हैं तो आप ख़बर को उसके बनने से पहले देख रहे होते हैं, सो फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से मैं देखूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि मुझे ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन आई वुड से कि रास्ता जो है ना वो अगर बहुत अर्ली स्टेज पे डिसाइड हो जाए और फिर इंसान उसी के ऊपर फोकस करे, उसमें अपने स्किल को या अपनी ऑब्जर्वेशन को इन्हांस करे, तो वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इस तरीके से ही जो है ना वो इंसान को ज़िंदगी में ऐसे ही रैंडमली फिरते रहना चाहिए, कभी यहाँ चले गए कभी यहाँ चले गए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि ज़िंदगी में लोगों ने मुझे ये कहा कि यार आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बहुत डायरेक्शनलेस आदमी है, कभी आपने ये पढ़ लिया कभी आपने वो पढ़ लिया, और मेरा ये था कि अच्छा मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कर लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से प्रेशर नहीं फील किया कि अच्छा मैंने लाजमी कोई अपना एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैरियर बनाना है, जो कि अब आके एहसास होता है अच्छा हाँ यार अब थोड़ा फाइनेंशियल कैरियर भी होना चाहिए। सो वो जो इंसान चूज़ करता है अर्ली स्टेज के ऊपर, आई थिंक वो वहीं जाके पहुंच जाता है। और मैं भी कहीं इसी तरीके से चल रहा था कि मुझे करना तो इवेंचुअली अपने आप को एक्सप्रेस था, वो मैं किसी भी तरीके से करता, वो मैं चाहे पेंटिंग करके करता, फिल्म बना के करता या कहानी लिख के करता। सो अभी भी यही होता है कि मुझे कोई बात कहनी होती है तो मुझे खुद इस चीज़ पे अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मैं फ़िक्शन जानना चाहता हूँ, मैं नॉन फिक्शन जानना चाहता हूँ, मैं सीधा सोशल कमेंट्री करना चाहता हूँ, या चलो इसको कहानी की सूरत लिख लेते हैं या इसको शायरी की सूरत में ढाल लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वही आसपास के जो अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलते रहे, ये सब उनकी देन है। एक्सप्रेस करने की बात करें तो इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपने काम किया, आप कर भी रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा या ज़्यादा जिसमें आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल किस में हैं?
या प्रेफर्ड चॉइस क्या है? चलिए, अच्छा, पता है हुस्न जो है ना वो सबका अलग अलग है। रेडियो में ये होता है कि आपको कोई देख नहीं रहा होता, तो जब आप रेडियो में बात कर रहे होते हैं आवाज़ के ज़रिए जो आप अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं ना किसी के साथ, उसमें अगले बंदे को एक मैक्सिमम फ्रीडम मिलता है कि वो आपको इमेजिन कर सके आपकी गुफ्तगू के ज़रिए। टीवी पे आते हैं तो आप एक सर्टन कैरेक्टर के अंदर आते हैं। सोशल मीडिया की बात जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि इस पे आपको फ़ौरन रिस्पांस मिलता है। यानी आपने टीवी पे ड्रामा बनाया लेट्स से मार्च में जाके, वो रिलीज़ हो रहा है जून में जाके, उसके फीडबैक आ रही है अगस्त में जाके, तो इट रियली डजंट मैटर ज़्यादा, आप तब तक आगे निकल चुके होते हैं। सोशल मीडिया पे आप कंटेंट आज लगाते हैं, 10 मिनट में आपको उसका रिस्पांस मिलने लग जाता है। उस रिस्पांस की वजह से फिर क्या होता है कि इंसान कंटेंट भी उसी तरीके से बनाने लग जाता है कि अच्छा अब मैंने किस तरह से चलना है। सो सारे मीडियम्स की ना एक अलग अलग वही वाली बात है कि एक ख़ास बात है, एक खूबी है और उनके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो मुझे आज भी यही होता है कि अच्छा मैंने अभी भी अपने आप को कहीं पे बंद नहीं किया हुआ कि ये करना है या ये नहीं करना। मेरा होता है कि कौन सी चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है। अगर मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैंने कुछ कॉमेडी करनी है, कुछ सैटायर करना है, तो मैं डेफिनेटली करूँगा और उसके लिए मैं हमेशा वो प्लेटफॉर्म चूज़ करूँगा जहाँ पर मुझे मैक्सिमम फ्रीडम मिल सके अपने काम को एग्जीक्यूट करने में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो फ्रीडम आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है, आपको टीवी में या सिनेमा में, क्योंकि हमारी टीवी के साथ एक अलग अंडरस्टैंडिंग है कि जनाब टीवी जो है वो फैमिली एक्टिविटी है। तो फैमिली की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको उन मौज़ूआत को लाना ही नहीं चाहते कि यार ये तो 8 से 9 बजे की एक एक्टिविटी है, घर पे बैठ के सबने खाना खाते हुए ड्रामा देखना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। सिनेमा फिर एक सोसाइटल आप कह सकते हैं कि एक चीज़ है कि जिसमें आप एक पब्लिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो डिजिटल जो है वो चूँकि ग्लोबल है तो वहाँ पे आप एक खुली फ्रीडम के साथ कर सकते हैं। बट आई होप एंड आई विश कि हमारे जो बाकी मीडियम्स हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है ना अपने आप को थोड़ा सा ईज आउट करें, थोड़ा सा सेंसर पॉलिसी को और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को कि यार ठीक है टीवी एक फैमिली एक्टिविटी है, लेकिन क्या सारा दिन आपने टीवी इकट्ठे ही देखना होता है, या टीवी सिर्फ एक सर्टेन डायमेंशन को ही एड्रेस करेगा कि जब आप इकट्ठे बैठे खाना खाएं और बस आप कोई हंसने वाली चीज़ देख लें या आप कोई रोमांटिक स्टोरी देख लें, या वो इससे आगे भी जा सकता है। एटलीस्ट एक चैनल पे नहीं तो आप डिफरेंट चैनल्स तो कर सकते हैं ना कि ये एजुकेशन का है, ये न्यूज़ का है। सो इस तरीके से हमने अपने सिनेमा को भी और हमने अपने टीवी को भी उतनी स्पेस देनी है जितनी डिजिटल में है। आई विश ऐसा हो जाए। आई थिंक टीवी की एक वजह ये भी है कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बचपन में टीवी दोपहर को शुरू हुआ करता था, 3 साढ़े 3 बजे तलावत होती थी, कार्टून आते थे, ऐनक वाला जिन आया, और 12 बजे रात को ज़िक्र इलाही के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता था। तो उसमें बड़ा फिक्स टाइम हो गया था कि सुबह 7 बजे आप कार्टून देख लें, 4 बजे कार्टून देख लें, उसके बाद बच्चे साइड पर हैं। 8 से 9 वो ड्रामे, हवाएं चल रहे हैं, धुआं चल रहा है, इस तरह के ड्रामे। 9 से 10 वालिद साहब ने खबरें देखनी है और उसके बाद सोने की तैयारी शुरू, और 12 बजे वो आखिरी चल रहे हैं पैगाम इलाही, और उसके बाद आपका जो है वो ख़त्म हो जाना है। शायद इस वजह से अभी तक हम उसमें चल रहे हैं। आई थिंक स्टिल जो वो फॉर्मेट था ना वो फिर भी बेहतर था, क्योंकि उसमें आप देखें उसमें बच्चों के लिए, जवानों के लिए, ख़वातीन के लिए, मतलब भले कम कंटेंट था लेकिन एक चैनल था ना तो उसने सबको एड्रेस ज़रूर करना था। अभी जो हमारे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देख लें, आप रात 11 बजे लगाएं तो सबका एक फॉर्मेट है, सबका एक फॉर्मेट है। आप करंट अफेयर के शोज़ उठा लें तो वो इतने लेज़ी शोज़ हैं कि एक एंकर बैठा हुआ है, उसने 4 बंदे बिठाए हुए और डिस्कशन चल रही है। वो डिस्कशन भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब इररेलेवेंट है। उसकी वजह ये है कि आप टीवी लगाते हैं ना तो आपको हर वक्त लगता है कि यार इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा परेशान आदमी है ना वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये पिछले 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ। मतलब गिलानी साहब आए थे, रोज़ हम यही देखते थे कि आज गए कि कल गए। मियाँ साहब आए, आज गए कि कल गए। खान साहब आए, आज गए कि कल गए। इधर से 4 बंदे बैठे, उधर से 4 बंदे बैठे। एंकर भी थोड़ा सा लेजी है। उसके बाद जनाब वो जो कॉमेडी एंड प्लस सैटायर एंड प्लस न्यूज़ है वो भी थोड़ा सा लेजीनेस का शिकार है। सो सारे चैनल्स अब जा सिर्फ इस चीज़ के पीछे रहे हैं कि अच्छा यार कौन सी चीज़ है जो हमें वायरलिटी दे देगी, कौन सी चीज़ है जो हमें ऐड दे देगी। इनका पर्पज़ अब वो नहीं है कि हमने सारी ऑडियंस को एड्रेस करना है। ये एक भी ऐसा शो लाने को तैयार नहीं है जो थोड़ा सा सुलझा हुआ हो, थोड़ा सा तालीमी हो। आप कितने न्यूज़ चैनल्स हैं, आपने कभी देखा कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो? ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे तो उनको अभी तक रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्री का फर्क नहीं पता चला कि आप जाके 4 बंदों की अगर कमेंट्स ले आते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री नहीं कहते। या आप मौज़ूआत के एतबार से देखें, ये पूरा साल काम करते हैं तो इनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है कि अच्छा यार इस साल किस एंकर का शो अदर देन रेटिंग
अदर देन रेटिंग किसी भी तरीके से आ सकती है। वो आप जूता लेके आ जाएं टेबल के ऊपर रख लें, आपको उससे भी रेटिंग मिल जाएगी। वो आप हरीम शाह को बुला लें, आपको उससे भी रेटिंग मिल जाएगी। रेटिंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड। उसके अलावा क्या स्टैंडर्ड है कि यार ये जो एंकर है ये पिछले 10 साल से आ रहा है, तो क्या उसका तज्जिया लोग पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं? या ये है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बस आपने एक सेट फॉर्मेट बनाया हुआ है कि दिस इज़ ईजी, 4 बंदों को लाइन पे ले लो, रोज़ का एक मौजू छेड़ दो, और वो 4 बंदे हर न्यूज़ चैनल के ऊपर हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो हर मौजू के ऊपर डेली ओपिनियन दे रहे होते हैं। वो खुद किसी मौजू पे सोच किस टाइम रहे होते हैं? मतलब शाम से लेकर रात तक तो वो ओपिनियन दे रहे हैं, अगले दिन ऑब्वियसली दिन में कुछ और काम भी करने होंगे। तो वो ना टू मच हो चुका है। सो वो वही चीज़ समझने की जरूरत है कि अगर आप अगेन मैंने अगर काम करना होगा, क्योंकि बात वहाँ से निकली थी कि मैं किस मीडियम को चूज़ करूँगा, तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा काम सबसे कम कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे होगा। मुझे ये नहीं है कि हाँ मैं टीवी पे चला जाऊँ ताकि ज़्यादा लोग देख लें, या बस ज़िंदगी में एक फिल्म बना लूँ और वो बस किसी तरीके से सिनेमा तक आ जाऊँ। नहीं, अगर मुझे मेरा आइडिया सिनेमा पे जा ही नहीं सकता तो फिर मैं कोई और मीडियम ढूंढूंगा जहाँ पे मैं उसको बेहतर रिप्रेजेंट कर सकूँ। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि जब हम बात करते हैं, आपने वायरलिटी की बात की कि अब हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा शायद रिलाई कर रहा है इसके ऊपर कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमने हरीम शाह को बुलाया, हमने आमिर लियाकत को गेम शो भी दे दिया है, वो अभी 45 दिन बाद वो रिलीजियस स्कॉलर बन जाएंगे हमारे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो वो मुख्तलिफ क्या वो हर टोपी सर पे पहन लेते हैं। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं, अपनी तो आप बात करेंगे, इसके अलावा जनरली जो आप क्या फील करते हैं कि हमारा कंटेंट ज़्यादा रिस्पॉन्स ड्रिवन, रिएक्शन ड्रिवन हो चुका है? ओरिजिनलिटी कितनी है? जो आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है वो कितना परसेंट लोग कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और कितना ये है कि बस हमें वायरल होना है, हमें व्यूज़ चाहिए, मोनेटाइजेशन चाहिए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और फिर इवेंचुअली टीवी ड्रामों में? आप कोई भी चीज़ अगर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे उठा के देखेंगे, वो इवन चाहे फिल्म्स भी हों, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्रिएटिव सेशंस हैं ना, जो वो शायद मार्केटिंग के कमरों में लगते हैं। ब्रॉडकास्टर बैठ के डिसाइड करता है कि क्या चीज़ बननी चाहिए, क्या थीम होनी चाहिए, कहानी का एंगल क्या होना चाहिए, किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, कौन सा जुमला हाईलाइट करना है। जब एक ब्रॉडकास्टर सोच रहा होता है या जब एक मार्केटिंग वाला सोच रहा होता है, तो उसका, मैं अगेन गलत सही कुछ नहीं है, उसका देखने का अंदाज ये है कि मैंने अपनी चीज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रजिस्टर करवाना है ताकि मेरी सेल बढ़े। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि इससे सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, या इससे कहानी का कोई आपस में कोई ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा। सो ये जब आप इस तरह सोचते हैं ना, तो फिर आपका काम ऑब्वियसली क्रिएटिव लोग नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं सेल्स करने चला जाऊँ, अब मैं अच्छी सेल्स नहीं कर सकता तो मैं ऑब्वियसली ख़राब सेल्स करके आऊँगा। तो वो जो एक पहले एक रिलेशनशिप था हमारे कंटेंट क्रिएटर में और बेचने वाले में, जो अब हो चुका है रिवर्स। यानी पहले ऐसा होता था कि आप कंटेंट बनाएंगे, और मेरे ख्याल से होना भी ऐसी चाहिए कि मैंने कंटेंट बनाया है, अब मैं आपको आके देता हूं कि जनाब इसको बेचें, और यही आपकी जॉब है कि जो मैंने बनाया है वो आप बेचें। लेकिन हो ऐसे रहा कि आप आते हैं मेरे पास और आप कहते हैं ये बिक रहा है, ये बना के दे दो, इस कोक स्टूडियो के सेशन में ये दोबारा आएंगे या आएंगी। अगेन मतलब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट सारा साल कोई गाना ही नहीं गाता, कोई गाना नहीं गाता, उसने सारे साल फैंस को कोई कुछ मटेरियल ही नहीं दिया, तो फिर वो किस बेस के ऊपर किसी भी सीजन में आ रहा है? किसी भी मतलब, या तो ना कि अवाम की ख्वाहिश है, चले अवाम की ख्वाहिश नहीं है, आप कहें स्किल वाइज भाई जैसा बंदा नहीं है, तो फिर आपको नजर आता है कि अच्छा फिर अब आपने ना ये मार्केटिंग वाले डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं ये चेहरा हमें चाहिए, क्योंकि ये चेहरा हमारी ब्रांड के साथ जाता है। इसमें एक और चीज़ भी है, देखें, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जो हमारे आर्टिस्ट होंगे या जो हमारे मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ होंगे, एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान, ग्लोबली दे कैन नॉट हैव देयर ओपिनियन। अगर आज मेरी कोई सियासी ओपिनियन है या मेरी कोई मजहबी ओपिनियन है जो मासेस के साथ मैच नहीं करती, तो कोई भी ब्रांड मेरे साथ काम करने से हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको गई तो खुद कल भी किसी हॉट वाटर में होगा और हमें भी साथ ले डूबेगा। सो आर्टिस्ट को या सेलिब्रिटी को आपने कह दिया कि इसकी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली करेक्ट क्या, बस नम होना पड़ेगा ना आपको, आप बस कुछ बोले ही नहीं। जो के पॉप का मॉडल है, कोरियन वाले, वो मतलब उनके कोई ओपिनियन नहीं होता, वो एक रोबोट की तरह परफॉर्म ओपिनियन भी। अच्छा, फिर ओपिनियन के अलावा आपकी लुक, वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, आपके कपड़े आपकी मर्जी से नहीं हो सकते, आप रैंडमली कहीं फिर नहीं सकते, आप रैंडमली कोई चीज़ खा नहीं सकते। आप चूंकि स्टार हैं, आपने बिकना है, आपका एक सर्टेन इमेज होना चाहिए।
अब वो सर्टेन इमेज कम बखत मारा ऐसा हो चुका है कि आप सबको लाइन से खड़ा करें ना तो आइडेंटिकल लगते हैं। कि आप देखिए पुराने आर्टिस्ट आप जितने उठा लेंगे ना, आपका जो कैरेक्टर होता था वो आपकी बॉडी से, वो आपकी लैंग्वेज से, वो आपके अटायर से वो झलकता था कि अच्छा यार फलां शायर ऐसा है, फलां शायर ऐसा है, या फलां एक्टर ऐसा है, फलां एक्टर ऐसा है। अब सेम है सारे, क्योंकि पीछे कारखाना लग गया ना। अब फैक्ट्री वाले बताते हैं कि जी हम तो चौरस डब्बे बना रहे हैं, अब जो जो इसमें फिट हो सकता है वो फिट हो जाए। सो ये जो है ना इस वक्त एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको अगेन अब हर जगह होता है। बहुत सारे लोग हमारे जो है ना, अगर हम कंटेंट पे थोड़ा सा एतराज करें तो वो कहते हैं ओ यार ये तो अब क्या करें, पैसे ना कमाएं। सर बिल्कुल कमाएं पैसे। हमारे यहाँ जितना ब्रांड का प्रेशर है या जितना कॉरपोरेट का प्रेशर है, आपको लगता है इंडिया में नहीं होगा, हॉलीवुड में नहीं होगा? वहाँ तो जाइंट्स बैठे हुए हैं। हम अगर करोड़ों में खेल रहे हैं, वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। तो वहाँ कंटेंट क्रिएटर कैसे अच्छा कंटेंट निकालता है? कोई तो उसके पास जुगाड़ होगी ना कि वो एक अच्छा इश्तिहार बनाता है, वो अच्छी फिल्म बनाता है, वो अच्छी वेब सीरीज बनाता है, वो अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको काम करना आता है। वो अपने हिस्से का काम करता है और उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो मार्केटिंग वाले को कहेगा कि जो मैं बना रहा हूँ ना जिगर, ये बिकेगा, और ये नहीं बिकेगा तो तुम बेच के आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो जब आप इस तरीके से सोच के कंटेंट बनाएंगे तो आपका कंटेंट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें अच्छा कंटेंट शायद अब गर्ज ही नहीं है। आप फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, अभी भी अगेन पीटीवी सही खबर तो नहीं देता। मैं पिछले दिनों भी बैठ के देख रहा था बड़े सालों बाद उसको, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार क्या दिखा रहे हैं। लेकिन खबर सुनाने का अंदाज आज भी उनका बेहतर है। उसके जर्नलिस्ट ने कब खबर सुनानी शुरू की है 9 बजे, मुझे पता नहीं चला। कब उसकी खबर खत्म हुई है, बस ठीक है। अब आप अपने न्यूज़, जो बाकी के प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका सबसे सेलिंग आइटम ही न्यूज़ है। उसमें वो जितनी थरतल्ली डाल सकते हैं वो डाल देंगे। हमने मतलब साफत में ये सीखा था कि प्रोटोकॉल्स होते हैं अखबार के अंदर, कि अखबार में होगा कि अच्छा जी सबसे जो बड़ा आपकी स्टेट में जब भी खबर बनेगी वो प्राइम मिनिस्टर की होगी। अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं है तो जनाब कोई आर्मी चीफ, वो नहीं है तो फिर कोई चीफ जस्टिस। किसकी स्टेटमेंट आ रही है? अच्छा एक साथ भी आती है, लाइक आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी है, पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है, चीफ जस्टिस ने भी कोई कार्रवाई की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी की पहुंचे, तो आप एक सेट प्रोटोकॉल के साथ आते हैं कि हमने इस तरीके से न्यूज़ डिलीवर करनी है। और अगर कोई सानेहा या कोई वाकया हो गया तो ये सब पीछे चलेगी, वो मेन लीड की खबर होगी। अब आप न्यूज़ चैनल लगाएं और आप देखें कि उनकी पहली खबर कुछ भी हो सकती है। तो वजीर आजम की खबर 5वें नंबर पे जा रही होगी, वो पहले नंबर पे ये खबर होगी कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया मतलब ये तो ऐसे हम साए के घर में कोई मसला हो गया, हम इधर बैठ के नाच रहे। तो ये मेरे लिए प्राइम न्यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन क्या है, मुझे ये पता है, मैंने यार ट्विटर फॉलो किया है, मैंने सोशल मीडिया फॉलो किया है, तो मैंने कहा नहीं ये खबर पहली होनी चाहिए। ट्रेंड ये कर रही है, इस पे मुझे ऐड मिलेगा, साथ में गाने भी लगाऊंगा पीछे, इंडिया की शिकस्त को थोड़ा सा और ड्रामेटाइज भी करूंगा, ओपिनियन भी ले लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। सो वो पूरे का पूरा वो जो आवे का आवा है ना, वो बिगड़ा हुआ है, उसको इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको लेके तो कंटेंट जो आपके ख्याल में बन रहा है उसमें ओरिजिनलिटी कितनी है? क्योंकि इंटरनेशनल आपने बात की अभी, तो वहाँ पे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। आप मतलब अक्सर बैठ के मैं कुछ सीरीज़ देख रहा होता हूँ, मैं जेन्युइनली सोचता हूँ कि यार बंदे को क्या आइडिया आया था, और ये उन्होंने इसको पैसे भी दे दिए चीज़ बनाने के। मतलब जनरली अभी एक सीरीज़ थी डार्क, शायद आपकी नज़र से गुजरे, नेटफ्लिक्स पे। उसमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है कि हर 33 साल बाद फ्यूचर हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। वो बैक एंड फोर्थ करते करते 4 सीज़न तक मैं घूम चुका था। तो मैं सोच रहा था कि 1 मिनट तक जब इसने जाके पिच किया होगा जी मैंने ये बनाना है, और कीपिंग इन माइंड जो हमारा माइंड सेट है, जिस किस्म की हमारी ट्रेनिंग है, तो खैर बात थोड़ी डाइवर्ट होगी। ओरिजिनलिटी की बात मैं आपसे पूछ रहा था कि जो आप काम देख रहे नज़र आ रहा है उसमें ओरिजिनलिटी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है हमारे अंदर? पोटेंशियल तो ऑब्वियसली आई एम श्योर आप कहेंगे है। देखिए ओरिजिनलिटी हमारे कंटेंट में है। जब आप म्यूज़िक की बात करते हैं, आप ड्रामा की बात करते हैं, और किसी हद तक इंडी फिल्म की आप बात करते हैं, और इवन थिएटर में भी ओरिजिनलिटी हमारे पास है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी का भी पता है और उनको कहानी सुनानी भी आती। अगेन इशू क्या है कि हमारी ही चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, हमारा आर्टिस्ट अपने आप को एक दफ़ा कहीं बाहर से एक ठप्पा लगवा के आ जाए, कहीं कोई हमें सुन ले, देख ले,
किसी इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर हमारा जो है ना वो तस्वीर आ जाए या उसकी कोई किसी का रिव्यू आ जाए, तो अचानक से सबको रियलाइज होने लग जाता है ओ यार हाँ ये आर्टिस्ट भी है। तो होता क्या है कि आप अभी भी मेरिट पे नहीं जा रहे। हमारा तासुर यही है ना कि बाहर से अप्रूव हुआ हुआ आर्टिस्ट आएगा, अच्छा इसको बाहर वाले ने कर लिया, अब इसको पुश करो, तो आप कभी मेरिट पे नहीं जाओगे। सो जब आप कहानी लेने जा रहे हो तो आपने देखना है ना कि आपका आर्टिस्ट जो कह रहा है आपने उस पर बिलीव करना है और फिर आपने उस कंटेंट को एग्जीक्यूट करना है। जो आइडियाज़ बाहर के लोगों के पास होते हैं वही आइडियाज़ यहाँ पे भी लोगों के पास हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट अगेन अब चूंकि हमारी ना एक तो हर चीज़ के साथ बहुत सख्त किस्म की ना रिजिड डेफिनेशंस जुड़ी हुई हैं। जैसे ये जो लफ्ज़ ओरिजिनलिटी की आपने बात की, आप कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है अच्छा हमारे कल्चर के मुताबिक है कि नहीं। और कल्चर हमारे नज़दीक क्या है? जो किताबों में लिखा है। कौन सी किताबों में? जो 40 साल से अपडेट नहीं हुई। अब हमारी किताबों में लिखा है ना जो कल्चर, वो हमारा कल्चर है। कल्चर वो है जो राइज है, जो प्रैक्टिस में है, जो आप मैं इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, वो हमारा कल्चर है। अब हमारी इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, चाहे आप उसको एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर देखें, चाहे आप उसको रिलीजियस ग्राउंड पे देखें, या चाहे आप उसको इकोनॉमिक ग्राउंड पे देखें, आपको हमारी सोसाइटी एक पिरामिड की सूरत नजर आएगी। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, कोई एक टोटलिटी नहीं है। सो हम एक को चूज करना चाहते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये जो 4-5 बाकी के हमारे खाने, ये हम नहीं है। अच्छा ये हम नहीं है, लेकिन फिर हम उनको बोलने भी नहीं देते कि नहीं 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 नहीं, नहीं। तो वो कंफ्यूजन भी दूर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत अजीब सी जो है ना वो डेफिनेशंस हैं कंटेंट को लेके। हमें पता नहीं क्यों हर कंटेंट से मैसेज चाहिए, हम कहानी सुनने ही नहीं बैठे। मतलब आप देखें ना कि एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अगर कुछ कह के जाता है, हमें होता है यार ये इससे क्या सोसाइटी को मिल रहा है, क्योंकि हम उसको कहानी के तौर पे नहीं ले रहे। हमें लगता है कि टीवी पे जो बंदा आया ना, उसने अगर बस हमें कोई अच्छा भाषण दे के जाए, नसीहत करके जाए। एक और जो एज अ कंटेंट क्रिएटर, और शुरू में मैंने इसका जिक्र भी किया था, जिस तरह आपका काम था बाएं बाजू पे आपने वीडियोस बनाई, और अब आपका जो अपना माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है उस पर आप और लोगों को भी मौका दे रहे हो, खुद भी अपना कंटेंट हार्ड हिटिंग कंटेंट में कहूँगा, उसमें बोल्ड कहूँगा, मे बी आप उससे एग्री करें ना करें, मतलब अल्फाज है, लेकिन आजकल हमारे शायद यही अल्फाज हमारे पास रह गए हैं और बहुत से लोगों की आवाज़ भी वो है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह एक जो मेरा अपना ओपिनियन इस पर यही है कि हमारे पास वो कुर्रतुल-ऐन हैदर कहती थी कि भौंकने की आज़ादी भी एक बड़ी नेमत है, तो वो हमारे पास शायद जगह बहुत कम होती जा रही है। मैं और आप शायद कैमरों के सामने ये 4 बातें कर रहे हैं, कैमरे बंद करेंगे हम 10 बातें कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि एक दूसरे के किस किस्म के ख्यालात हैं, थोड़ी सी सेफ स्पेस एक बन गई है। लेकिन शायद अगर हम मार्केट में बैठे होंगे तो शायद हम किसी इस्लामिक स्कॉलर, या स्कॉलर छोड़ें, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर की बात कर लें, आप लाहौर कराची की बात आप नहीं कर सकते। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारे पास आपके ख्याल में कितनी स्पेस रह गई है और कितनी ज़मीन तंग होती जा रही है? स्पेस तो हमें खुद बनानी होती है। हमारे आर्टिस्ट्स का ये गिला तो बिल्कुल ठीक है कि हालात वाकई ऐसे हो चुके हैं, वो चाहे एक सर्टेन मीडियम का प्रेशर आ गया हो कि अब लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको कैंसिल करना शुरू कर देते हैं या आपके कंटेंट को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, तो एक अजीब सा फियर, एक सेल्फ सेंसरशिप आ गई हुई है। फिर आप ऑब्वियसली सोसाइटी के किसी कॉर्नर को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। ये प्रेशर सारे होंगे, ईरान में भी शायद हैं, टर्की में भी हैं, दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चले जाएंगे ना, एक सर्टन टाइप ऑफ प्रेशर हमेशा होता है। आर्टिस्ट का यही काम होता है कि वो उस प्रेशर के अंदर रहते हुए, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए अपने लिए स्पेस बनाए और जो वो कहना चाहता है वो कह के जाए। ये उस आर्टिस्ट का काम होता है। सवाल उठाने की तमीज़ होनी चाहिए और सवाल सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। ये दो तरफा बात है। मिसाल के तौर पे मैं सवाल उठाता हूँ और मैं आके लोगों के नज़रियात से छेड़छाड़ करने लग जाता हूँ, ठीक है, मैं लोगों की जो इतनी पुरानी आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें खामियां निकालना शुरू कर देता हूँ। तो मैं अगर ये कर रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई मेरी ज़ात को चैलेंज करता है तो मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए। हालांकि मेरी ज़ात मौजूए बहस नहीं है, ठीक है, मेरी ज़ात मौजूए बहस नहीं है, मैं नज़रिए पे बात करूँ, आप नज़रिए पे बात करें, लेकिन मुझे पता है कि अब चूंकि मैंने उसको छेड़ दिया और उस बेचारे को उसने सीखा यही है कि फ़ौरन अगले पे उंगली उठाओ, तो वो यही करेगा। तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर
इतनी बर्दाश्त पैदा करनी है कि मैं जिसको ठीक करने जा रहा हूँ मुझे ये समझना होगा कि वो बीमार है। अगर आप एज एन आर्टिस्ट समझते हैं ना कि मैंने सोसाइटी को ठीक करना है, मैंने सोसाइटी में एक स्पेस पैदा करनी है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ बात की नहीं जा सकती, अब आपने बात करनी है। ये ही काम होता है जो हम नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि सब कुछ ऐसे बन जाए जैसे हमारा बेडरूम, हमें कोई मुश्किल ही ना हो, हमें कोई परेशानी ही ना हो, कोई जर्नी ही ना हो, कोई प्रोसेस ही ना हो, कोई स्ट्रगल ही ना हो। इसके बगैर दुनिया में कहीं पे भी कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक बिल्कुल अलग सी एग्जांपल है जो यहाँ पे फिट तो नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी देना चाहूँगा वैसे ही बात को समझाने के लिए, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ना दरियाओं का मसला हो गया 47 में। 6 के करीब दरिया थे, मुल्क तकसीम हो गया, अब कहाँ दरिया भी तकसीम करेंगे। 1947 में मसला हुआ, 1960 में जाके वो सॉल्व हुआ, वो भी जिसे इंताज मुआहिदा, वो भी वर्ल्ड बैंक ने आके करवाया। और मुआहिदे में तय क्या पाया, 3 दरिया आप ले लें, 3 हम ले लें। मतलब ये डिसाइड करने में आपको 13 साल लगे, ये डिसाइड करने में आपको वर्ल्ड बैंक की जरूरत आई कि 6 दरियाएं और 2 पार्टियां हैं तो 3-3 कर लेते हैं। अगर यही सोल्यूशन लाना था तो भाई आपने किस चीज का CSS किया, आप किस चीज के सियासतदान थे, आप किस चीज के विजनरी बंदे थे। बात तो तब होती कि एक भी दरिया तकसीम ना होता और सब मुस्तफीद होते। आपको सोल्यूशन लेकर आते ना, सोल्यूशन लाना था। अगर तो ये सोल्यूशन लाना था, ये तो आप अभी बात चले, कोई रावी किनारे मूत भी रहा होगा ना, तो उससे आप पूछ लें यार 6 दरियाएं 2 पार्टियां कैसे तकसीम करें, वो कहेगा 3-3 कर दो। सो हम लोगों को वही बात है कि जिसका जो लेवल है ना, उसको उसके मुताबिक काम करना है, उसको अपना ओहदा समझना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है, और फिर अब मुझे वो प्रूफ करना है। तो ये नहीं कि आप कंप्लेन करेंगे यार बस हालात नहीं थे, अब हम भी क्या करते, मजबूरी थी। स्पेस आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर सेंसर की रिस्ट्रिक्शंस है, अगेन हैं, तो दुनिया के और ममालिक में भी हैं, और उनका आर्ट अभी भी जिंदा है, उनका आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है, किसी न किसी तरीके से काम कर रहा है। वही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। जस्ट बी स्मार्ट। आप ये नहीं कर सकते कि आप धड़ाधड़ पैसा कमाएं, अपनी ज़िंदगी में 10-20 साल नोट छापें, और फिर नोट छापने के बाद आप इन पे कहें यार हमारे पास तो स्पेस ही नहीं थी, काम ही नहीं करने दिया। तो आपको काम ही नहीं करने दिया तो आप फिर कुछ और कर लेते। आपने भी लाजमी वही किया जो वो करवाना चाह रहे थे आपसे। एंड अगेन अक्सर औकात हमारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो कमर्शियल काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार मतलब हम नहीं, कमर्शियल नहीं, हमें आर्ट्सी काम करना है। अच्छा, आप कमर्शियल काम नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, और जो आर्ट्सी काम है उससे आप पैसे मांग लेते हैं, तो फिर वो बेचारा क्या करे, जो बेचारा आर्ट कर रहा है। तो ये ना खुद फिगर आउट करने वाली चीज़ें हैं कि अच्छा कौन सा काम मैंने पैशन के लिए करना है, कौन सा काम है जो मैं सिर्फ सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ से सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैंने अगर उस वक्त आपने बायां बाजू की बात की थी, मैंने जब बायां बाजू बनाना शुरू किया था और अभी भी मैं उसी रास्ते पे हूँ, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमने इसको वायरल करना है। हमने सिर्फ ये सोचा था कि यार जो कहना चाहते हैं वो कहना है। मुझे 1000 लोगों ने आके कहा होगा कि यार अब आपका ये टॉपिक चला है, इस टॉपिक पे भी एक बायां बाजू बना दें, या इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा कर दें, या आप कुछ स्टैट्स वगैरह भी ऐड कर लें। आई डिड नन ऑफ दैट, क्योंकि मेरा दिल नहीं था। मुझे था नहीं ये शो बस ऐसा है जिसमें मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। गलत होगी, लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, मैं अपनी करेक्शन कर लूँगा। ठीक होगी तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से एक इंडोर्समेंट आ जाएगी। वो खुद अगर चल जाए, वो खुद क्लिक हो जाए, वो खुद वायरल हो जाए, तो वो उसकी सक्सेस है। थोड़ा सा लाइट जो एंड है हम उसको थोड़ा लाइट नोट पे कर लेते हैं। अभी आपके रिसेंटली एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, आपने फिल्म भी की है, 2 फिल्में की हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी जो आपको ज़्यादा शोहरत बना है, वो जो शोहरत बना है वो परिजात ड्रामा बना है और आपका संगे में ड्रामा चल रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर ऑब्वियसली ड्रामे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर फीडबैक आया, शोहरत आई, मशहूरी आई, तो उसका कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? यार अच्छा ही है। मैंने जब प्रोजेक्ट किया था, ये लास्ट ईयर का है, तो उस वक्त तो मैंने सिर्फ अपना रोल पढ़ा था। मुझे ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी पता ही नहीं थी कि इसमें क्या है, कैसे है। मैं तो जब सेट पे पहुंचा,
और अहमद अली अकबर का मेकअप होना शुरू हुआ। मतलब उससे पहले मुझे ऑफकोर्स एक दिन पहले भी मैं अहमद से मिल लिया था, जुमले, लेकिन मैं अपने रोल पे फोकस था। वो जब मैं सेट पे गया हूँ, जब उसका मेकअप होना शुरू हुआ, तब मुझे समझ आनी शुरू हुई है कि अच्छा ये कहानी क्या है, ये इसकी कहानी। और फिर अगेन वो मैं साथ साथ सुनता रहा हूँ, तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ये है, ये ऐसे है, मेरा पार्ट इसमें ये है। तो मैं तो सिर्फ अपने रोल को पढ़ के गया था कि अच्छा चलो शायर का रोल है, जुमले अच्छे लिखे हुए हैं, कर आते हैं। एक काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस ही है ना टीवी के लिए वो। अब पता नहीं खुशकिस्मती कहें या लोगों का शेर के हवाले से ज़ौक़ कहें, या ये कहें कि सक्सेस उस चीज़ का नाम है हमारे यहाँ कंटेंट में कि जब कोई चीज़ टिकटॉक पे आ जाती है, जब आम आवाम किसी चीज़ को दोहराने लगे ना, तो उसको हम सक्सेस कहते हैं, द ह्यूज सक्सेस। और वो परीज़ाद ने लिए। और परीज़ाद की अगेन उसकी स्टोरी पे भी अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पीस ऑफ आर्ट है। उसके अंदर 1000 खामियां भी निकल सकती हैं, 1000 खूबियां भी निकल सकती हैं। बट मुझे अभी तक एक लिमिटेड सेगमेंट के अलावा सोसाइटी के किसी बंदे ने ना उसकी बुराई नहीं की। अब वो लोगों की मर्जी है, बट समहाउ उनको एक वो मिलते हैं ना, क्या कहते हैं, एक ताज़ा हवा का झोंका मिला कि कहाँ आप 26 किस्तों का मतलब होता है कम से कम 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक आप ये स्टोरी देखते रहें कि ये लड़का इस लड़की को मिलेगा या इस लड़की को मिलेगा, या ये लड़की इस लड़के को मिलेगी या उस लड़के को मिलेगी। तो आप कितने प्लॉट पॉइंट्स ले आएंगे, कितने अप्स एंड डाउन ले आएंगे, कितनी दफ़ा लड़की को बेहोश कराएंगे, ये शादी करा देंगे, फिर शादी करके गलत फहमी डाल देंगे। और गलत फहमी इतनी स्टूपिड होगी कि वो ना, मतलब अगर मौके पे 2 बंदे हो तो वो ठीक आराम से दूर हो सकती है, उसको आप 4-4 महीने खींचेंगे, ऑब्वियसली लोग बोर हो जाएंगे। और हमारी आवाम उस ड्रामे से एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि हम कभी भी आदी नहीं थे। हमने ड्रामा देखा है पीटीवी का, इसीलिए हम फिल्म भी जब देखने जाते हैं ना, तो हमें खुश, इस चीज़ को तो हमारी खुशकिस्मती होना चाहिए कि हमारी आवाम अच्छे कंटेंट की ट्रेंड है। वो जब आपकी फिल्म देखने जाते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या दिखाया तुमने, क्यों? क्योंकि उसने अच्छा ड्रामा देखा हुआ है। और आप 90s का और 80s का, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। अगेन वही फिर बात आ जाती है, जो लोग सेंसरशिप का रोना रोते हैं, वो ज़िया-उल-हक के दौर में क्रिएट होने वाला पीटीवी का काम देखें, वो उस दौर की शायरी पढ़ें, अहमद फराज साहब की या और शायर हजरात की, तो वो सारे काम नहीं कर रहे थे, वो सब बेहतरीन काम कर रहे थे। म्यूजिक प्रमोट हो रहा था। म्यूजिक देखें आप, इवन उस जमाने में ये परवेज होद भाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम अखर पीटीवी पे मौजूद थे। सो हमें तो अब आके ऐसे लगता है कि जैसे शायद शुरू से ही सब कुछ खराब था। तो शुरू से सब कुछ खराब नहीं था, हमने बड़ी तसल्ली से खराब की है। और जिस टाइम को हम खराब टाइम कह रहे हैं ना, इवन वो टाइम भी ठीक लगता है जब आप इस टाइम को उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो वही वाली बात है कि आवाम ने एकदम से उस ड्रामे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि उनको लगा अच्छा यार अब हम कुछ और देख रहे हैं, अब हम एक बंदे को देख रहे हैं कि उसकी लाइफ का जर्नी है, उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, उसकी लाइफ का लॉस है, रिश्तेदार कैसे बदलते हैं, दोस्त कौन होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को मेरा कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगा ना कि मैं दोस्त था उसका। जहाँ सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती थी। दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हियर। मतलब आप अपने लोगों को कहते हैं कि लोगों का टेस्ट खराब है, तो लोग तो ये सुनना चाह रहे हैं, लोग तो दोस्ती के ऊपर ड्रामा देखना चाह रहे हैं। उसी ड्रामे की एक और इम्पॉर्टेंट, जो उसकी बहन के साथ रिश्ता था, वो लोगों ने पसंद की। सो आप समझे तो सही कि जब आप अपने किसी ड्रामे के अंदर मेन प्लॉट के अलावा, यानी हीरो और हीरोइन के प्लॉट के अलावा बाकी प्लॉट्स पे भी तवज्जो देते हैं कि इसका इसकी बहन के साथ कैसा रिश्ता है, इसका इसके दोस्त के साथ कैसा है, इसका इसके बॉस के साथ कैसा है, इसका इसके उस्ताद के साथ कैसा है, तो वो एक कंप्लीट चीज़ बनती है। और हर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हीरो हीरोइन के लिए ही ड्रामा देख रहा हो। इस ड्रामे की एक और सबसे बड़ी सक्सेस है कि इसको मेल ऑडियंस ने देखा है, जिससे कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेल ऑडियंस भी ड्रामा देखती होगी। लेकिन अब मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि मेरी तो वही आम जिंदगी है, मैंने अपना लैपटॉप भी खुद ठीक कराने जाना है, मोबाइल की कोई चीज़ लेने या सुबह तंदूर से रोटी लेने, तो मैं तो अपने काम जैसे पहले करता था, मैं तो वैसे भी अब भी कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे लोग पहचानते हैं ना, तो मुझे हैरत होती है कि अच्छा यार, ये सारे मर्दों ने देख लिया, तो इसका मतलब है कि ये ड्रामा फिर वाकई ही सक्सेसफुल गया है। सो आई थिंक एक अच्छा, मेरे लिए तो इसलिए बहुत अच्छा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा ही नहीं हुआ था, वो जब मेरे पेज पे आए हैं
तो वो उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुआ है कि यार अच्छा इसने शायर का रोल किया था और यहाँ पे इसने थोड़ी सी शायरी ऑलरेडी की हुई है या स्टोरी टेलिंग की हुई है। सो फिर लोगों को लगा कि ये शायद जो कैरेक्टर इसने प्ले किया है और जो इसकी रियल एक वो आईडी है वो थोड़ी सी सिमिलर भी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है एंड आई थिंक मैं टीवी पे अभी भी मज़ीद काम करना चाहूँगा, लेकिन वो भी इसी तरीके का कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा ही हो, काम भले छोटा हो, वो छोटा बड़ा तो खैर नहीं होता, उसकी कहानी में सिग्निफिकेंस की बात होती है। तो ऑन स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता, वो आप एक किस्त में आए 2 किस्त में आए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और उसमें आप एक अच्छे टुकड़े की तरह ऐड हो रहे हैं तो देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा लास्ट में मुझे पता है बहुत ही क्लीशे किस्म की फरमाइश है, लेकिन क्योंकि मैं खुद बड़ा इस चीज़ को पसंद करता हूँ, तो अगर आप हमें कुछ सुना दें, शायरी आप आमतौर पर सुनाते हैं अपनी लिखी हुई किसी और की? एक अधूरी नज़म है जो मैंने कभी शुरू की थी और वो कभी मैं मुकम्मल नहीं कर सका, तो उसका नाम ही अधूरी नज़म है। हम भी एक सौदागर हैं, हम भी एक सौदागर हैं, बाज़ार इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। हम भी एक सौदागर हैं, बाज़ार इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। उम्र की मुशक्क़त से कोई ऐसा ना मिल सका जो वफा का गाहक हो, चाहे नक़द ना सही उधार पे ही ले जाए, एक ख्वाब के एवज़ एक ख्वाब ही दे जाए। वाह, बहुत ही खूब। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपने हमारे साथ जो है वो अपना ख़ुद कलाम भी शेयर किया, अगरचे वो एक अधूरी नज़म थी एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप उस नज़म को कंप्लीट कर लें। बट आई थिंक इसी नोट पे हम आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे पास आए, आके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और मकसद इस एपिसोड का यही था कि ना सिर्फ हम कंटेंट क्रिएशन पे बात करते बल्कि इसके अलावा और मौज़ूआत पे भी बात करते जिस तरह आप करते रहते हैं। तो उस हवाले से बहुत मज़ा आया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। और जैसा कि मैं हमेशा इवेंट पे कहते हैं, एक क्लीशे है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगले एपिसोड में क्या आ रहा है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।